हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक और नए यूट्यूब वीडियोस पे जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के जो टॉपिक्स थे उनके बारे में मैंने क्लियर करा था कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम एक्चुअल में है क्या। मैंने दोनों की अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई थी जिससे आपको दोनों टर्म्स के बारे में क्लियरली आइडिया हो जाए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एल्गोरिथम्स क्या है। ठीक है ना। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, क्योंकि आप जनरली इंटरव्यूज़ में जाएंगे या सेमेस्टर एग्जाम्स में जाएंगे या किसी भी लाइक इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशंस को और उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी प्रोग्राम रीड करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है या कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को और समझते हैं इसको डिटेल में। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी एक फंक्शन होता है हमारा किसी भी एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसमें हम उस एल्गोरिथम की इफ़िशियंसी को चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, इफ़िशियंसी को चेक करते हैं, बट किस टर्म में, मतलब कैसे? तो इफ़िशियंसी को चेक करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट प्रोसेस। मतलब डेफिनेशन को अगर हम सिंपल देखें कि कॉम्प्लेक्सिटी इज अ फंक्शन विच डिस्क्राइब्स एल्गोरिथम इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट प्रोसेस। रिसोर्सेज यहाँ पे मतलब क्या है हमारे पास में? देखो, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, रिसोर्सेज हमारे पास में बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक हमारा मेन रिसोर्सेज होता है, वो फर्स्ट होता है हमारा सीपीयू का, कि मतलब हम सीपीयू को कैसे यूज़ कर रहे हैं। सेकंड होता है मेमोरी का। ठीक है ना, मेमोरी का। और भी हमारे पास में मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं। लाइक अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक मशीन है, जैसे आपके पास में गेमिंग लैपटॉप है, तो उसकी जो ग्राफिक्स कार्ड है उसकी इफ़िशियंसी क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है। तो हमारे पास में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। बट अगर हम सिंपल कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो हमारी एल्गोरिथम्स होती हैं, उनकी इफ़िशियंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कि कितने रिसोर्सेज को वो प्रोसेस कर रहा है। रिसोर्सेज में हमारे पास में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे पास में सीपीयू, दूसरा हमारा आता है मेमोरी। ठीक है, सीपीयू और मेमोरी। चलिए, हमको ये तो समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और जो हमने रिसोर्सेज की यहाँ पे बात करी, रिसोर्सेज ये क्या है? तो रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे सीपीयू और मेमोरी हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे, जो कि किसी भी एल्गोरिथम को प्रोसेस करने के लिए या मतलब करने के लिए हमारे पास में नीड होती है। क्योंकि अगर हमें एल्गोरिथम को प्रोसेस करना है तो हम सीपीयू का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो हमारी होगी। सेकंड चीज़ क्या है कि भाई हमने जो एल्गोरिथम यूज़ करी है वो कुछ ना कुछ मेमोरी को भी तो ऑक्यूपाई कर रही होगी ना। तो समझ में आ गया ना कि रिसोर्सेज क्या है। यहाँ पे रिसोर्सेज को हम प्रोसेस कर रहे हैं, किस अमाउंट में कर रहे हैं, और फिर जो हमने ये सारी चीज़ें प्रोसेस करी, फिर उससे हमको पता चलेगा कि हमारी एल्गोरिथम की इफिशियंसी क्या है। तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर से अगर रिलेटेड हम बात करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की क्या कुछ टाइप्स भी होती हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ जाती है तो हो सकता है आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी दो तरीके से होती है। आपने समझा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होते हैं। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं कॉम्प्लेक्सिटी में, दो टाइप्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फर्स्ट होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब क्या है? देखो, आपने देखा कि रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज में हमने किस किस चीज़ों की बात करी? सीपीयू की बात करी और मेमोरी की बात करी। ठीक है, अब देखो सीपीयू का यूज कहाँ पे हो रहा है? सीपीयू का यूज हो रहा है, सपोज आपने कोई एल्गोरिथम लिखी, ठीक है ना, आपने सपोज कोई प्रोग्राम लिखा जिसमें आपको दो नंबर का सम करना है, 2+3 करना है, या आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, लाइक आपको 2 की पावर 4 निकालनी है या आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है ना। तो क्या होता है कि आपका सीपीयू कितनी जल्दी इसका रिजल्ट दे सकता है आपको, 2+3 का या 2 की पावर 4 का या 5 फैक्टोरियल का आपको कितनी जल्दी रिप्रेजेंट दे सकता है ना। तो क्या हो रहा है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई एल्गोरिथम्स होगी ना, कि जो कि आपकी 2+3 को लाइक परफॉर्म कराएगा, या 2 की पावर 4 को या 5 फैक्टोरियल को प्रोसेस करेगा।
तो वो भी किसी ना किसी एल्गोरिथम्स के थ्रू ही हो रहा, और वो एल्गोरिथम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो वो कितना टाइम ले रही है उस टास्क को कंप्लीट करने में। लाइक 5 फैक्टोरियल अगर मेरे को निकालना है तो 5 फैक्टोरियल को निकालने के लिए हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, समझ गए हो ना। एक सेकेंड, जैसे आपको यहाँ पे 5 फैक्टोरियल निकालना है, है ना, 5 फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल को निकालने के लिए हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, ठीक है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब होता है टाइम टेकन बाई एनी एल्गोरिथम, टाइम टेकन बाई एनी एल्गोरिथम, है ना, टू कंप्लीट एनी टास्क, टाइम टेकन बाई एनी एल्गोरिथम टू कंप्लीट एनी टास्क, व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, मेरे को ये समझ में आ गया कि लाइक अगर मेरे को कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो उस टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम जो है मेरा वेस्ट हो रहा है, कितना टाइम यूटिलाइज हो रहा है, वो उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होती है हमारी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए भी हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जैसे ऊपर बात करी थी ना सीपीयू की और मेमोरी की, तो देखो सीपीयू का तो हमने यूज समझ लिया कि लाइक मेरे को 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल के लिए क्या होता है कि हमारे पास में सिंपल यहाँ पे 5 4 और 3 2 1 इस तरीके से हम करते हैं, ठीक ना। बट ये 5 4 3 2 1 जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं, या 5 फैक्टोरियल किसी ना किसी मेमोरी के ब्लॉक में तो स्टोर हो रहा होगा ना। जैसे इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसी ना किसी ब्लॉक, मेमोरी के ब्लॉक में स्टोर हो रहा होगा, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, जैसे 5 फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल के लिए आपको 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 और यहाँ पे 1, और इसका जो भी आउटपुट आएगा लाइक 120, ठीक है 120। अब इस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए और इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए हमने सीपीयू का यूज करा, बट जब 5 फैक्टोरियल को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे ना मेमोरी में, तो इन स्पेसेस को मेमोरी ब्लॉक में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और उस मेमोरी कंजम्पशन को, ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम के थ्रू कंप्लीट करने में जो भी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होती है कि मेमोरी कंज्यूम्ड बाय एनी एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट एनी टास्क, मतलब मेमोरी कंज्यूम्ड बाय एनी एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट एनी टास्क। मेरे को 5 फैक्टोरियल का टास्क जो है कंप्लीट करना था, ठीक है ना, मेरे को 5 फैक्टोरियल का टास्क कंप्लीट करना था। अब इसने एल्गोरिथम यूज करी जो हमारा 5 फैक्टोरियल को निकाल के लाएगा, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल को निकाल के लाएगा, लेकिन उस एल्गोरिथम को इसने कहीं ना कहीं स्टोर करा, उसके वेरिएबल्स को, उसके आउटपुट को और उसके इनपुट जो भी हम पैरामीटर्स दे रहे हैं और जो भी पैरामीटर्स हमको मिलने वाला है उसका रिजल्ट हमको किसी ना किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कराना है। तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी मेमोरी हमारी कंज्यूम होगी उसको हम बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, समझ गए ना। तो हमने यहाँ पे बात कर ली कॉम्प्लेक्सिटी की, कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेजर हम बेसिकली इसको करते हैं दो, मतलब कुछ इनपुट पैरामीटर्स पे। कुछ इनपुट पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, लाइक हम किस टाइप की मशीन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हो सकता है हमारा कि हमने कितने इनपुट्स और पैरामीटर्स दिए हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म इन एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो एक ये हमारा इनपुट पैरामीटर हो सकता है जो कि हमको बताएगा कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। सेकंड हो सकता है कि हम टाइप्स ऑफ मशीन, किस टाइप्स की मशीन यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम i3 यूज़ कर रहे हैं या हम i5 यूज़ कर रहे हैं, या सपोज हम अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक में हम किस टाइप की मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिपेंडेंट रहती हैं हमारे इनपुट पैरामीटर्स पे कि जो हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसको मेजर करने के लिए हम इनपुट पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। और इतना हम समझने के बाद में ये हमको क्लियर होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसा मतलब क्या होता है जिससे हम इफिशियंसी चेक कर सकें। हमारे पास में सपोज मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, है ना, हमारे पास में मल्टीपल एल्गोरिथम हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास में डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो वो डिफरेंट वेज हमारे क्या होने वाले हैं, जस्ट अलाउ मिनट।
हाँ, तो हमारे वो मल्टीपल एल्गोरिथम्स जो होने वाली हैं उनकी इफिशियंसी क्या होने वाली है, हम उनको कैसे चेक करेंगे। देखो, हमारे पास में इफिशियंसी और मतलब एल्गोरिथम की इफिशियंसी चेक करने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है, वो होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक ना, कि हमको पता करनी है हमारे पास में किसी भी काम को करने के तीन तरीके हैं। ठीक है ना, तीन तरीके हैं। अब इन तीनों तरीकों में कौन सा बेस्ट वे हो सकता है हमारा, ठीक है, कौन ज़्यादा इफिशिएंट है, किसके पास में अच्छी पावर है कि ये हमारे टास्क को अच्छे से हैंडल करेगा, अच्छे से कंप्लीट करेगा। तो उसको हम करने के लिए हमारे पास में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, जो कि हम पेन और पेपर के थ्रू हम करते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें क्या होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में, ये एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है जिसमें हम किसी भी रनिंग एल्गोरिथम जो होती है उसकी इफिशियंसी चेक कर सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज़ अ मैथमेटिकल अप्रोच टू फाइंड आउट रनिंग टाइम ऑफ एनी एल्गोरिथम, लाइक उसने उस टास्क को कितनी जल्दी या कितने टाइम में ख़त्म कर दिया। और बेस्ट चीज़ हमारी इस एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की होती है, वो होती है कि इसको चेक करने के लिए हमको किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में या कंप्यूटर पे अपने कोड को रन नहीं करना होता है। अच्छा, मतलब बिना कोड को रन किए ही हमको पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसको हम पेन और पेपर के थ्रू जो है अपने रफली इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी क्या होने वाली है और इसका मतलब क्या ऑर्डर रहने वाला है। ठीक ना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो एफिशिएंसी होती है एल्गोरिथम की, वो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू जो है चेक करते हैं। और ये हमारी एक मैथमेटिकल अप्रोच होती है जिसमें हम किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, बेस्ट वे भी हमने देख लिया कि इसको पेन एंड पेपर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं और इसको कंप्यूटर मेमोरी पे हमको रन करने की नीड नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सर यहाँ पे कुछ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के टाइप भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो होते हैं हमारे तीन तरीके के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला होता है हमारा बिगो नोटेशंस, ठीक है। सेकंड होता है हमारा ओमेगा नोटेशंस। थर्ड होता है हमारा थीटा नोटेशंस। अच्छा ठीक है, अब बिगो नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस और थीटा नोटेशंस जो ये हमारे है ना, इनमें इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब हमको ये पता चल गया कि ये हमारे तीन नोटेशंस हैं, मतलब एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, उनके तीन टाइप होते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, बड़ा ही सिंपल डिफरेंस होता है। देखो, बिगो नोटेशन जो होता है वो हमारे वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। वर्स्ट केस मतलब कोई आपको ऐसा काम करना है जो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कंप्यूटर में, मेमोरी में, ठीक है। वो होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिगो नोटेशंस के थ्रू। अच्छा ठीक है, ओमेगा क्या करता है? ओमेगा रिप्रेजेंट करता है हमारे बेस्ट केस को। बेस्ट केस मतलब सपोज आपने एल्गोरिथम को टास्क दिया, बोला ये मेरे को करना है, उसने झट से आपको ये काम करके दे दिया, तो आप ओमेगा नोटेशंस के थ्रू बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, थीटा क्या होता है? थीटा हमारा एवरेज केस को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज मतलब, हाँ मतलब ये बहुत ही बेस्ट भी नहीं कर रहा है और बहुत ही वर्स्ट भी नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम ग्राफ के थ्रू बात करें तो सपोज हमारे पास में ये ग्राफ है। अब मैं बिगो नोटेशंस की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे जो वर्स्ट केस होने वाला है हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। और जो बेस्ट केस होगा वो कुछ हमारा इस तरीके से जाएगा, सॉरी, जो बेस्ट केस होगा कुछ हमारा इस तरीके से जाएगा और एवरेज केस कुछ हमारा इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या मतलब, देखो इसको मैं ग्राफ के थ्रू जो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस क्या होते हैं और इसको कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसको समझिए कि ये हमारा टाइम का स्केल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बिगो की बात करूँ तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और बेस्ट हमारा कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है ना। और थीटा वाला हमारा कुछ इस तरीके से, मतलब ये एवरेज है एक तरीके से हमारा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, ओमेगा नोटेशन बेस्ट केस होता है और थीटा एवरेज केस होता है। इसको अगर एक सिंपल मतलब जर्नल लाइफ से अगर हम रिलेट करें तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि सपोज ये आप हैं, सपोज ये कोई भी पर्सन है, आप ही नहीं है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई पर्सन है, अब इस पर्सन को पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा बर्गर जो भी खाना है। अब इसके पास में बेस्ट केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस ये हो सकता है, ये इसके घर की गली है, रोड है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पिज्ज़ा हाउस है, मतलब पिज्ज़ा की दुकान है। ये सीधे जाएगा और पिज्ज़ा यहाँ पे ले लेगा। ये पिज्ज़ा की शॉप है ना, यहाँ पे इसको ये पिज्ज़ा मिल जाएगा।
ये पिज्ज़ा जाके खा लेगा, क्योंकि इसको ये गली से बाहर निकला और इसको पिज्ज़ा मिल गया, या सपोज इसकी घर पे ही पिज्ज़ा की दुकान है, इसको आराम से पिज्ज़ा मिल जाएगा। ये तो हो गया इसका बेस्ट केस, मतलब बिगो ओमेगा नोटेशंस। तो ओमेगा को मैं यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, मतलब सिंपल एक गली क्रॉस करा या घर के सामने या घर में ही इसकी पिज्ज़ा की शॉप है, ठीक है। थीटा की बात करूँ, थीटा में क्या होता है कि, नहीं थीटा नहीं है, मैं बिगो की बात कर लेता हूँ। बिगो में क्या है, वर्स्ट केस है ना, ये तो मतलब अभी तक का बेस्ट केस हो गया कि इसको पिज्ज़ा तुरंत ही मिल गया। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, सपोज ये जिस सिटी में रहता है उस सिटी में पिज्ज़ा की कोई शॉप ही नहीं है, ठीक है ना। अब सपोज ये कोई सिटी है, ठीक है ना, अब यहाँ पे कोई पिज्ज़ा की शॉप है, ठीक है ना। अब इसको ये पिज्ज़ा लेने जाने के लिए ये तमाम रूट्स जो हैं फॉलो करनी पड़ेगी, और तब इसको ये पिज्ज़ा मिलेगा, ठीक है ना। ये पिज्ज़ा हो गया, और ये सिटी हो गया कोई भी, ये डिफरेंट सिटी हो गया, ये सिटी बी हो गया, और ये सिटी ए में है, ये सिटी ए में है, ठीक है ना। और ये सिटी ए में ही ये पिज्ज़ा इसको मिल गया, ठीक ना। और ये सिटी बी में ये कोई न्यू सिटी है जिसका नाम है बी, तो इसको पिज्ज़ा खाना है तो इसको सिटी बी में जाना पड़ेगा। जाने के लिए इसको ये डिफरेंट टाइप की रोड्स फॉलो करनी पड़ेगी, तब इसको पिज्ज़ा मिलेगा। बहुत ही टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और काफ़ी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं इसके डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बिगो नोटेशंस हो गया, ये हमारा हो गया बिगो नोटेशंस, ठीक है ना। अच्छा, थीटा क्या हो सकता है, थीटा ये हो सकता है लाइक ये जिस सिटी में रहता है, ठीक ना, ये जिस सिटी में रहता है, सपोज इसको अगर पिज्ज़ा खाना है तो इसको 4-5 अपने घर से गली क्रॉस करनी पड़ेगी, या और इसको यहाँ पे पिज्ज़ा शॉप की दुकान मिल जाएगी। या इसको क्या हुआ कि ना सिटी बी में जाना पड़ा और ना सिटी में रहना पड़ा, या मतलब ये किसी बीच में ही पहुँच गया, बॉर्डर लाइन पे पहुँच गया, इसको यहाँ पे पिज्ज़ा मिल गया। तो ये हो गया इसके लिए थीटा, ठीक ना। तो आप इस कहानी से रिलेट कर सकते हैं कि हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या हो सकते हैं। बिगो नोटेशंस मतलब वर्स्ट केस, पिज्जा लेने के लिए दूसरी सिटी में जाना पड़ सकता है, या दूसरे फंक्शन को कॉल करना पड़ सकता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ओमेगा नोटेशंस क्या है, बेस्ट केस, मतलब आपने आपको पिज्जा खाना आपको सेम सिटी में मिल गया, पहली चीज। सेकंड से आपको घर में ही मिल गया, या कंप्यूटर साइंस से रिलेट करें तो आपका एक ही फंक्शन से सारा काम हो गया, है ना। आपको कुछ ऑर्डर ऑफ वन टाइम में ही, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ लॉग इन, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और थीटा में क्या है कि मतलब ना आपको ज़्यादा दूसरे सिटी में जाना पड़ा, और आपको ना घर पे मिला, आपको मतलब घर छोड़ना पड़ा, और नेक्स्ट गली में या मतलब बॉर्डर लाइन पे आपको जो पिज्जा है वो मिल गया। तो ये हमने यहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, और इसमें बेस्ट चीज़ क्या होती है। मतलब इसको हम आसानी से पेन और पेपर के थ्रू ही जो है कवर कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी इफ़िशियंसी क्या है। और हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी जान लिया है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे ये तीनों ग्राफ है ना, तीनों नोटेशंस, इन तीनों नोटेशंस के हम ग्राफ समझने वाले हैं कि बिगो नोटेशंस कैसे वर्क करता है, ओमेगा नोटेशंस कैसे वर्क करता है, और थीटा जो नोटेशंस होता है वो कैसे वर्क करता है। इनके हम जो ग्राफ होने वाले हैं अच्छे से समझेंगे, और एक सिंपल मैथमेटिकल फार्मूले के थ्रू या अप्रोच के थ्रू इसको समझेंगे। तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ अच्छी वीडियोस क्रिएट कर पाऊंगा। बाकी हम इस डीएसए को एंड टू एंड तक लेके जाने वाले हैं, जिसमें हम फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। जितने भी डीएसए के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करेंगे, और इंटरव्यूज़ में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे, जिससे अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करने वाले हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, जिसमें हम बात करेंगे इन तीनों ग्राफ्स के बारे में, और उसके बाद में हम टॉपिक वाइज सारे जो हमारे डिस्कशन पॉइंट हैं वो कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू सून, हैप्पी लर्निंग।